बचपन के दो दोस्त रामलाल और कल्लूमल दोनों मिलकर गांव में एक खेत लेते हैं ताकि दोनों एक साथ खेती कर सकें। अब रोज दोनों खेत में मेहनत करके तरह तरह की फसलें उगाने लगे। एक दिन कल्लूमल कहता है, अरे ओ रामलाल, रामलाल सुन इधर आ। देख, हम दोनों कई सालों से बस खेती ही कर रहे हैं, कुछ मुनाफा नहीं है इसमें। इस पर रामलाल जवाब देता है, ये तो जोरदार बात है भैया। तो फिर बताओ मुनाफा किसमें है? ओ भाई देखो, हम इस खेत को बेच देते हैं, जो पैसे आएंगे उनसे कोई दूसरा काम शुरू करते हैं। ये तो जोरदार बात है भैया, लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये खेत किसी को नहीं बेचूंगा। ठीक है भाई, मत बेच, लेकिन मुझे तो पैसे चाहिए। एक काम कर, मेरे हिस्से का खरीद ले। रामलाल खुश हो जाता है। ये तो जोरदार बात है भैया, ये लो 5 मुद्रा और आज से ये खेत मेरा हुआ। इससे कल्लूमल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे एक बात हुई, बस 5 मुद्रा, मुझे कम से कम 10 मुद्रा चाहिए, उसके बाद ही मैं अपना खेत तुम्हें दूंगा। दोनों के बीच इसी बात पर झगड़ा हो जाता है। रामलाल को सबक सिखाने के लिए कल्लूमल एक रात छुपकर खेत में एक मटका जिसमें नकली सोने की ईंटें होती हैं उसको खेत में दबा देता है। अगले दिन रामलाल कल्लूमल को खेत पर चलने के लिए कहता है, लेकिन कल्लूमल पेट दर्द का बहाना कर जाने से मना कर देता है। रामलाल अकेले ही खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसको मिट्टी में दबा हुआ मटका दिखता है। रामलाल उसके ऊपर बंधे नीले कपड़े को हटाता है और खुश होते हुए सोचता है, ये तो जोरदार बात है भैया, ये तो सोने की ईंटें है, अब मैं भी राजा बनूंगा। लेकिन अभी अगर किसी को इस सोने की ईंटों के बारे में बताया तो इसका आधा हिस्सा मुझे कल्लूमल को देना पड़ेगा। पहले मैं उसको पैसे देकर पूरा खेत अपना कब्जा कर लूं, फिर इस खेत का सारा सोना मेरा होगा। रामलाल अपने सोचे अनुसार वैसे ही करता है। वो कल्लूमल के पास जाता है और उसके कहे अनुसार खेत के बदले पैसे देने की बात कहता है। लेकिन अब कल्लूमल के मन में और लालच आ गया था। वो सोचता है, क्या हुआ रामलाल, इस वक्त तुम यहाँ, कुछ काम है क्या? अरे भैया, वो आपको खेत बेचना था ना, लो 10 मुद्रा और वो पूरा खेत अब मेरा हुआ। कल्लूमल अकड़ में आ जाता है। ऐसे कैसे? मुझे इस खेत में कम से कम 20 मुद्रा चाहिए। लेकिन कल तो तुम 10 मुद्रा ही कह रहे थे। हाँ, तो वो तो मैंने कल कहा था, आज मुझे 20 चाहिए। लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब रामलाल मन ही मन सोचता है, अब क्या करूं? चलो इसको 20 मुद्रा दे ही देता हूँ। वैसे भी उस मटके में तो खजाना है, जब पूरा खेत मेरा तो पूरा खजाना भी मेरा हुआ ना। अब रामलाल कल्लूमल को 20 मुद्रा देकर पूरा खेत खरीद लेता है। रामलाल खेत जाकर उस खजाने वाले मटके को देखता है। उसमें कुछ ईंटों पर मिट्टी लगी हुई होती है, तो रामलाल मिट्टी धोने के लिए सोने की ईंट को पानी से धोने लगता है और देखते ही देखते उस सोने की ईंट पर से सोने का पानी निकल जाता है। अब रामलाल रोने लगता है और सोचता है, ये तो जोरदार बात नहीं है भैया। अरे मोरे राम, मैं तो मारा गया। तूने ये क्या किया मेरे साथ? इतनी बड़ी ठगी की मेरे साथ, मैं तो लुट गया। ये तो नकली सोना निकला। रामलाल भागता भागता कल्लूमल के पास जाता है और उससे मुद्रा वापस मांगता है। अरे कल्लूमल, अब मेरे पास बीज लाने तक की मुद्रा नहीं है, तो मुझे 20 मुद्रा मुझे वापस करो। अब पहले के जैसा आधा खेत तुम्हारा। कल्लूमल अकड़ में आकर कहता, अरे वाह, खुद का फायदा देखा तो खेत बेच दिया, और अब फायदा नहीं हुआ तो पैसे वापस। मैं तुम्हें कोई पैसे वापस नहीं दूंगा। तुमने बेचा, मैंने खरीद लिया, उसके बाद मैं क्यों खरीदूं? रामलाल उदास होकर राजा अकबर के दरबार में जाता है और जो जो उसके साथ हुआ वो सब बताता है। इस पर अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम कुछ उपाय बताओ जिससे रामलाल की समस्या का समाधान किया जा सके। बीरबल कहते हैं, जहांपना, पहले हमें यहाँ कल्लूमल को बुलाना होगा। अकबर सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ और कल्लूमल को लेकर आओ। राजा के कहे अनुसार सिपाही कल्लूमल को ले आते हैं और फिर बीरबल कहता है, कल्लूमल, रामलाल को खेत में एक मटका मिला, तुम कुछ जानते हो इस बारे में? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया रामलाल ने। ओ, रामलाल ने तुम्हें 20 मुद्रा दी,
और खेत तुमसे ले लिया। उसके बाद ही वो दोबारा तुम्हारे पास गया और अपनी मुद्रा वापस मांगने लगा और अब वो खेत वापस करने को तैयार है। आज जी ऐसा ही हुआ था सरकार, लेकिन अब मैं मुद्रा वापस नहीं करना चाहता हूँ। रामलाल, वो मटका जिस कपड़े से बंधा हुआ था वो लाल कपड़ा लेकर आओ। रामलाल कपड़ा लेने चला जाता है और उसको काफी देर हो जाती है। सुबह से अब शाम होने को आ गई थी, लेकिन रामलाल वापस नहीं आया था। इस पर अकबर कहते हैं, बीरबल, बहुत वक्त निकल गया, कहाँ है ये रामलाल? खेत काफी दूर है क्या? इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे सरकार, खेत तो पास ही में है, लेकिन उसको कपड़ा ढूंढने में वक्त लग रहा होगा, क्योंकि कपड़ा लाल नहीं नीला था। ये बात सुनकर बीरबल समझ जाता है कि मटका रखकर धोखा देने वाला कल्लूमल ही है, क्योंकि उसको कैसे पता लगा कि मटके के कपड़े का रंग लाल नहीं बल्कि नीला है, जबकि रामलाल ने उसको मटके के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इस पर बीरबल महाराज से कहते हैं, महाराज, रामलाल को नकली सोने का लालच देने वाला कल्लूमल ही है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपना जुर्म कबूल कर लो कल्लूमल। जी हुजूर, मुझे माफ करना, मैंने झूठ कहा, लेकिन मुझे मुद्रा की जरूरत थी और रामलाल खेत को बेचने नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने मटके में नकली सोने की ईंटें रख दी ताकि रामलाल लालच में आकर मेरे हिस्से का खेत खरीद ले। इतने में रामलाल भी आ जाता है, मटका हाथ में लिए हुए। कल्लूमल तुम्हें मुद्रा देने को तैयार हो गया है। और राजा अकबर आदेश सुनाते हैं, अब से कल्लूमल के हिस्से का खेत राज्य की संपत्ति है। कल्लूमल, तुम्हें तुम्हारे खेत के बदले 25 मुद्रा हमारी तरफ से दी जाती है, तुम्हारे खेत की कीमत के रूप में। ओह, शुक्रिया हुजूर। लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ धोखा किया। इसके दंड स्वरूप दोनों के सप्ताह में एक दिन एक दूसरे के काम में मदद करनी होगी। इस पर प्रजा गुहार, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, बीरबल की जय हो, बीरबल की जय हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है। राजा अकबर को सुंदर बागों का बहुत शौक था, इसलिए बीरबल उनके बागों का ध्यान रखते थे। अक्सर बीरबल बागों में जाकर माली से फूलों के बारे में जानकारी लिया करते थे। इसी दौरान माली और बीरबल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही एक दिन बीरबल बागों को देखने जाते हैं तो माली को एक पेड़ के पास रोता हुआ देखते हैं। माली उनसे रोते हुए कहता है, आए मैं तो लुट गया, भगवान कोई तो मदद करो मेरी, आए मैं तो लुट गया। बीरबल उससे पूछते हैं, क्या हुआ धोतीराम, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं बीरबल जी, मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी चोरी हो गई है। ठीक से बताओ, क्या हुआ है? मैं हर माह अपने वेतन में से बचाकर कुछ मुद्रा यहाँ इस पेड़ की डाली में बांध कर रखता था ताकि वो मेरे बुरे वक्त में काम आ सके। लेकिन तुमने यही पेड़ क्यों चुना? मैं पूरा दिन यही होता हूँ और यहाँ मेरा धन मेरी आंखों के सामने रहता, इसलिए मैंने मुद्रा पेड़ की डाली में रखी थी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे अलावा कोई और आता है इस पेड़ के पास? यह तो राजा का शाही बाग है सरकार, यहाँ सिर्फ राजा और आप और कुछ बड़े लोग ही आते हैं। बीरबल कुछ सोचते हैं और आसपास देखते हैं। पेड़ के पास हरे और पीले पत्ते गिरे हुए होते हैं। तो बीरबल कहते हैं, इन हरे पत्तों को पेड़ से आजकल में ही तोड़ा गया है, लेकिन नीम के पेड़ से तो सिर्फ औषधि ही बन सकती है। धोतीराम, तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही चोर का पता लूँगा और तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाएगा। मैं चोर का पता लगा कर ही रहूँगा। जी हुजूर। अगले ही दिन बीरबल सभा में धोतीलाल के धन की चोरी के बारे में राजा को बताते हैं। राजा अकबर सारी बात सुनकर कहते हैं, बीरबल, कैसे पता किया जाए कि चोरी किसने की है? कोई सुझाव है क्या इस बारे में? जी महाराज,
मैंने वहाँ पेड़ के नीचे हरे पत्ते देखे थे, जिसका मतलब है कि किसी ने वहाँ की पत्तियाँ तोड़ी थी। हमें सिर्फ यह पता करना है कि इन 2 दिनों में कौन कौन हमारे राज्य में बीमार था। बहुत खूब बीरबल, ये युक्ति सिर्फ तुम ही लगा सकते हो। अब बीरबल सभा में मौजूद सभी लोगों से पूछते हैं, क्या आप लोगों में से कोई भी आज और कल में बीमार था? किसी भी तरह की बीमारी हो तो बताइए। सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इतने में ही एक सैनिक बोलता है, हुजूर, मुझे कल बुखार था। मेरी पत्नी ने मेरे लिए काढ़ा बनाया था। आपकी पत्नी ने उसमें क्या क्या डाला था? जी हुजूर, वही चीजें, अदरक, तुलसी के पत्ते, बस। अच्छा, कोई और जिसको कुछ हुआ हो? तभी सभी लोगों के बीच में से एक और आदमी बोलता है, अरे हुजूर, मुझे खेत में काम करते वक्त कल चोट लग गई थी। तब हकीम जी ने मुझे किसी चीज का लेप लगाया था। कौन थे हकीम जी? क्या वो सभा में आ सकते हैं? जी हुजूर, हकीम खान। इस पर राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हकीम और धोतीलाल के धन का क्या लेना देना है। बीरबल के कहने पर हकीम खान को बुलवाया जाता है और थोड़ी देर में वो आ भी जाते हैं। हकीम आते ही पूछते हैं, जी हुजूर, आपने मुझे याद किया। हकीम, यहाँ आपको बीरबल ने बुलवाया है। सभा के एक आदमी ने बताया कि उसको 2 दिन पहले चोट लगी थी। आपने एक चमत्कारी लेप लगाकर वो चोट जल्दी ठीक कर दी। असल में जंग में घायल सिपाही के लिए हमें भी ये लेप बनवाना है, जिससे वो लोग जल्दी ठीक हो जाएं। जी हुजूर, मैं ऐसा लेप बना दूंगा जिससे सिपाही जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप इस लेप में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? आप कहें तो मैं आपके लिए मंगवा दूं। इस लेप में जो चाहिए वो सब मेरे पास है। बस मुझे बहुत सारे नीम के पत्तों की ज़रूरत होगी। ओहो, तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि गांव में तो सारे नीम के पेड़ छोटे छोटे हैं और हमें लेप बहुत ज़्यादा चाहिए। आप चिंता ना करिए, शाही बाग में बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। उसकी पत्तियों से हम लेप बना सकते हैं। हकीम जी, मैं आपको एक मौका देता हूँ। आपने जो नीम के पेड़ से मुद्रा ली हैं वो वापस कर दीजिए। मुझे माफ करिए हुजूर, मुझे वहाँ धन मिला तो मुझे लगा कोई रखकर भूल गया है, इसलिए मैं लेकर आ गया। इस पर राजा अकबर बोलते हैं, हकीम जी, आपका काम तो दूसरों के दर्द को कम करना है, लेकिन आप ही किसी और के दर्द का कारण बन गए। बीरबल अब धोतीराम को बुलवाते हैं और उसका धन उसे वापस करवा देते हैं। इस पे बीरबल उसे कहते हैं, धोतीराम, ये रहा तुम्हारा धन, लेकिन तुम्हें भी सजा मिलेगी कि तुमने धन शाही बाग के पेड़ पे रखा। इसके लिए तुम्हारे धन में से 10 मुद्रा हकीम जी को दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया। धोतीराम अपना धन लेके खुश हो जाता है और बीरबल से कहता है, जी हुजूर, मुझे माफ करिएगा। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे मेरा धन मिल जाएगा। आपका धन्यवाद। राजा अकबर और बीरबल की जय हो। कमला और आनंद अपने बेटे सूरज के साथ रहा करते थे। आनंद गांव में माली का काम किया करता था, वहीं कमला लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम किया करती थी। दोनों का एक ही सपना था कि सूरज पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए। एक दिन कमला की तबीयत खराब हो जाती है। आनंद बोलता है, कमला देखो, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए उससे पहले चलकर दवाई ले आओ। चलो मेरे साथ, आज तुम्हें दवाई दिला कर लाओ। ठीक है, चलती हूँ। मुझे भी आज थकान बहुत ज्यादा लग रही है, पूरा शरीर में दर्द हो रहा है। इसी बीच सूरज आ जाता है और कहता है, पापा, कल मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाकर ले जाना है, कुछ पैसे दे दो।
बेटा मेरे पास बस 50 रुपए हैं, इनसे मैं तेरी माँ को दवाई दिलाने जा रहा हूँ, तू पैसे कल ले लेना बेटा। अजी नहीं, आप ये पैसे सूरज को दे दो, उसका पढ़ना मेरी दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कल भी दवाई ले सकती हूँ। कमला की बात मानकर आनंद ने वो पैसे सूरज को दे दिए और इसी तरह गरीबी में कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ वक्त बाद सूरज बड़ा हो जाता है और सूरज अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लग गया है। आनंद खुश होते हुए कहता है, अरे ओ कमला, देख तेरा बेटा बड़ी कंपनी में काम करने लगा है। देख अब तो हम राजा महाराजा जैसे रहेंगे। अब हमारा बेटा बुढ़ापे में हमें काम नहीं करने देगा। हाँ जी, बस अब जल्दी से सूरज की शादी कर दे, फिर बहू और पोता पोती के साथ अपना बाकी का जीवन बीत जाएगा। हाँ, मैं आज ही सूरज से इस बारे में बात करूँगा। सूरज भी शाम तक घर आ जाता है और आनंद अपने और कमला के मन की बात सूरज को बताता है। लेकिन सूरज कहता है, पापा आज ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें मुझे ऑफिस वाले बाहर देश भेज रहे हैं काम के लिए, तो अभी मैं शादी वादी नहीं करूंगा, पहले बहुत सारा पैसा कमा लूं। सूरज की बात सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं, लेकिन बेटे की तरक्की के लिए उसको विदेश खुशी खुशी जाने देते हैं। ऐसे कुछ वक्त और बीत जाता है और एक दिन सूरज फोन करके अपने माता पिता को बताता है कि उसने वही एक लड़की सोफी से शादी कर ली है और अब वो वहीं रहेगा। ये सुनकर आनंद कमला से कहता है, अरे कोई बात नहीं कमला, हमारा बेटा जहाँ भी रहे बस खुश रहे। वैसे भी उसने कहा कि वो साल में एक बार हमसे मिलने भी आया करेगा। ठीक है जी, मैं उसके लिए ना स्वेटर बना दूं, कभी अचानक ही आ गया तो खाली हाथ थोड़ी भेजूंगी। दोनों यही सोचकर एक दूसरे को समझा लेते हैं कि सूरज जल्द ही वापस आ जाएगा। एक दिन अचानक ही कमला की तबीयत खराब होने लग जाती है। आनंद सूरज को फोन लगाता है और सूरज बोलता है, हेलो कौन? बेटा मैं बोल रहा हूँ, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुझसे मिलने की जिद कर रही है, एक बार आजा। कितने साल हो गए तुझे देखे हुए बेटा, एक बार आजा माँ से मिलने। अरे पापा कैसी बात कर रहे हो? अचानक अपना काम छोड़कर कैसे आ जाओ? यहाँ खुद का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है, इसमें अब इंडिया आने का पैसा कहाँ से लाऊं? बेटा तुम हमारा तो सोचो, कब से मिलने नहीं आया है तू? जब हम मर जाएंगे तो। हेलो हेलो। आनंद फोन पर हेलो हेलो ही बोलते रह गए कि वहाँ सूरज ने फोन कट कर दिया। आनंद उदास मन से घर जाता है और कमला से कहता है, कमला कमला अब तू जल्दी से ठीक हो जा, अगले महीने तेरा बेटा हमारी बहू को लेकर आ रहा है, सारी रस्में करनी है ना तुझे। चल चल दवाई खा और जल्दी से ठीक हो जा, खुश हो जा कमला। आनंद की बातें सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिन कमला अपने बेटे के आने की खुशी में ठीक भी हो जाती है। और एक दिन, अजी सुनते हो, बाजार जा रही हूँ। नहीं तुम रहने दो, तुम अभी ठीक हुई हो, मैं ले आऊंगा, बताओ क्या लाना है? नहीं नहीं, सूरज के लिए उसकी पसंद का कुछ बनाऊंगी तो मैं ही जाऊंगी लाने के लिए। अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, तुम्हें बताना ही भूल गया। सूरज का फोन आया था, वो तो आने वाला था, लेकिन बहू की तबीयत खराब हो गई तो वो अकेला ही आ रहा था, तो मैंने कहा अभी मत आ, पहले बहू का ध्यान रख। सही किया ना मैंने? और क्या जी, बिल्कुल सही किया आपने, मुझसे तो बाद में भी मिल सकता है, अभी अपनी बहू का ध्यान रख ले बस। कमला फिर एक बार उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक ही सूरज का फोन आता है जो कमला उठाती है। हेलो माँ। सूरज, कैसा है बेटा तू? तेरी आवाज सुनने को मैं तरस गई थी बेटा, तू कब आ रहा है? माँ मैं अगले ही हफ्ते आ रहा हूँ और अब से तुम और पापा मेरे साथ यही विदेश में रहोगे, मैं आप लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा, आप अपना सामान पैक कर लो। ये सुनकर कमला खुशी के मारे पागल हो जाती है।
जैसे ही आनंद घर पर आते हैं तो वो सूरज से हुई सारी बात उसे बताती है। आनंद भी खुश हो जाते हैं। दोनों ही अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिन में सूरज आ जाता है। सूरज को देखकर दोनों की जान में जान आती है। बेटा बेटा तू आ गया। तू बहू को नहीं लाया क्या? पापा, जब आप दोनों वहीं चल रहे हो तो बहू को लाकर क्या करता? हाँ बात तो हाँ सही है। पापा, आप लोग पैकिंग ठीक से कर लो, मैं जाकर इस घर को बेचने का देखता हूँ। बेटा घर क्यों बेचना है बेटा? पापा, अब आप दोनों मेरे साथ रहोगे तो उस घर का ध्यान कौन रखेगा? ऐसा बोलकर सूरज घर बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन आनंद को इस घर में बिताए सारे पल याद आने लगते हैं। कुछ ही दिन में सूरज घर को कम दाम में बेच देता है और दोनों को अपने साथ एयरपोर्ट ले जाता है। पापा, आप दोनों यहीं बैठो, मैं बस टिकट लेकर आया। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन आप दोनों यहीं बैठे रहना। सूरज ये बोलकर चला जाता है। काफी देर हो जाती है, सूरज नहीं आता। तब आनंद वहाँ के मैनेजर से पूछता है, सुनिए मेरा बेटा अंदर टिकट लेने गया था, अभी तक नहीं आया। पर सर अंदर तो कोई भी नहीं है, आपको जाना कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका का हवाई जहाज तो कब का उड़ गया सर? ये सुन तो ही दोनों समझ जाते हैं कि सूरज उनके घर को बेचकर सिर्फ यहाँ पैसे लेने आया था। दोनों किसी तरह वापस घर आ जाते हैं जो अब बिक चुका था, लेकिन एक पड़ोसी ने दोनों को रहने के लिए कमरा दे दिया था। दोनों किसी तरह बुढ़ापे में काम करके 2 वक्त की रोटी खाने लगे। फिर एक दिन सूरज के पास फोन आता है कि तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं। सूरज का मन तो नहीं था लेकिन फिर भी वो आ जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद घर का मालिक सूरज को एक खत और गुल्लक देता है। सूरज खत पढ़ता है जो कमला ने लिखा होता है। उसमें कमला लिखती है, बेटा अब हम दोनों का अंतिम वक्त चल रहा है। तेरे पास वक्त तो है नहीं जो तू हमें देखने आएगा। कोई नहीं, बस तू तरक्की कर, यही दुआ है हम दोनों की। हाँ, अगर तू हमारे मरने के बाद आए और ये खत तू पढ़ रहा है तो हम दोनों ने कुछ पैसे जोड़े थे कि तू हमारे जाने के बाद भी अगर यहाँ आए तो खाली हाथ वापस ना जाए। गुल्लक में कुछ पैसे हैं बेटा, उन्हें अपने साथ ले जाना और हमेशा खुश रहना। ये सब पढ़कर सूरज फूट फूट के रोता है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए मरने के बाद भी सोचा, लेकिन उसने उनको बेघर कर दिया। अब सूरज रोते हुए सोचता है, मुझ नालायक बेटे को माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर देना। ये होता है माँ बाप का बलिदान। मरने के बाद भी अपने बच्चे का अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए कहा जाता है माँ बाप से महान कोई नहीं।